Hello, scholars. Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. We have with us Mr. Ashish Shukla. बेसिकली जो आशीष शुक्ला जी है वो इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव के टीम लीड है 4 स्टेट्स जो है नॉर्थ इंडिया की, और एजुकेशन सेक्टर पे काम करता है इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव, और बहुत ही डाइवर्स नॉलेज रखते हैं एजुकेशन फील्ड में आशीष जी। तो आज हम उनसे सुनेंगे और उनसे जानेंगे। हमने जो आज टाइटल रखा है सेशन का वो है पर्पस ऑफ सीकिंग एजुकेशन। हम जो एजुकेशन लेते हैं उसका क्या पर्पस है। हम एक्चुअली कभी इस बारे में बात ही नहीं करते, हम बस ये डिग्रीज वगैरह के बारे में बात करते हैं। बट जो आज का सेशन है स्पेसिफिक फोकस हमारा यही रहेगा कि जो हम एजुकेशन लेते हैं हमें एजुकेट होने का पर्पस क्या है, क्या हम वो सर्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते एक्चुअल सेंस में। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सारे वेलकम करेंगे। आप मेरे साथ वेलकम करेंगे आशीष जी का। आशीष शुक्ला जी, ओवर टू यू। थैंक यू उमर, और हमारे सभी साथियों को भी। आपका वीडियो हेलो? नहीं दिख रहा है। वीडियो, हाँ, आपका वीडियो बंद है। हाँ, वीडियो बंद है। मैं ऑन करता हूँ। और अगर आपको स्क्रीन शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं, अभी आपके पास वो ऑप्शन भी है। हाँ, श्योर। प्रेजेंटेशन। हाँ, हाँ, वी कैन सी यू नाउ। ओके, थैंक यू। सो हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्ते, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग आज आपस में बात करेंगे, और मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि एजुकेशन ऐसा एरिया है जिसके बारे में सभी लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। तो हम सब लोग जो हैं वो अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, क्योंकि मोर देन 12 to 15 ईयर्स एक्सपीरियंस हर एक के पास होता ही है। तो हम अपने उस मजबूत एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी समझ को जरूर अपने साथियों के साथ रख सकते हैं। तो इसी सोच के साथ हम लोग आज इस चर्चा में एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, और उमर ने एक छोटा सा ब्रीफ दिया है कि हम लोग जो काम करते आ रहे हैं वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों की क्वालिटी लर्निंग के लिए कुछ कुछ प्रयास करते हैं देश के अलग अलग राज्यों में। तो उससे जो सीख मिली है और जो अनुभव होते हैं उनको आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और आपके मन में अगर उसको लेकर कुछ और क्लैरिटी चाहिए होगी या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, तो जरूर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा एक कहेंगे कि वो कैवियट है वो, कि हम लोग आज जो भी बात करेंगे हो सकता है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में डिस्कशंस हो, या हमारे मन में कुछ ऐसी चीजें आए। तो जरूरी नहीं कि आज के डिस्कशन में वो सब का सॉल्यूशन निकलता दिखेगा, बट हम लोग जरूर मिलकर कोशिश करेंगे कि कुछ उससे बेहतरी के रास्ते पे जाएंगे। सो उमर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना? जी जी जी, बिल्कुल। और दूसरा, आप चैट विंडो पे भी नजर रखिए, आपके लिए सवाल भी अगर होंगे आप खुद भी पढ़ सकते हैं वो चैट विंडो से। हाँ, वो तो सही है, पर मुझे लगता है कि ये जो इनिशियल डिस्कशन है इसके बाद हम लोग सवाल की तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, सवाल हम लास्ट में लेंगे। सारों के सभी बच्चों के सवाल हम लास्ट में लेंगे। हाँ, जरूर जरूर। हाँ, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं है, सिर्फ चंद स्लाइड्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है ताकि हम लोग आसानी से बात कर सकें। तो स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आई विल स्टार्ट माय कन्वर्सेशन विद दिस कोड। हम लोग देख पा रहे हैं कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब बाहर हम रियल लाइफ के साथ डील करने के लिए निकलते हैं तो उससे जुड़ा एक किसी ने कहा है कि हम लोगों ने स्कूल में बहुत अच्छा किया है, पर वर्ड स्किल्स के बारे में हमने क्या सीखा है, क्या समझे हैं, उसके बारे में वो पूछना चाहते हैं। तो क्या जवाब है वो हम सब देख रहे हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सबके साथ ये लागू हो, लेकिन ये कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर नजर डालना आज की जरूरत है। सो हम लोग अगर अपनी
एजुकेशन जर्नी के बारे में सोचें, थोड़ा पीछे जाकर उन अनुभवों को साथ में लेते हुए, तो हम कि कितने सारे चीज़ें हैं जो हमारे अनुभव से भी मेल खाती हैं, जो हमारे तजुर्बों से भी मिलती-जुलती हैं, जो हमने पढ़ाई-लिखाई के दौरान महसूस किए हैं। तो ये जो हमें एक तरीके का ये मिसमैच दिख रहा है कि जब हम वर्ड स्किल्स के बारे में पूछ रहे हैं किसी से, तो वो तो अपने अभी तक के एकेडमिक्स में जो उसने सीखा है, उन चीज़ों को ही मजबूत पाते हैं। तो वैसा क्यों है? तो इसके बारे में कुछ लोगों की राय जो है वो सॉरी उमर, देयर आर more peoples are in waiting room. मैं ऐड करता रहा हूँ उनको, आप कंटिन्यू कर लियो, वो मैं खुद कर लूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, सो सॉरी, तो हम लोग जो देख रहे हैं कि ऐसा अगर मिसमैच दिख रहा है तो ऐसा क्यों है? तो यूनिवर्सिटीज जहाँ से हम पास आउट होके बाहर आते हैं, शायद जो हमारी एकेडमिक जर्नी है उसके बीच में और जो रियल लाइफ है उसके बीच में कुछ गैप है। शायद वो दोनों उतने अच्छे तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से भी ये गैप जो है वो नजर आता है। तो क्यों करके ये गैप नजर आता है? हमारे पास अपने जो तजुर्बे हैं उसमें हमने ऐसा क्या देखा है, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये कोई एक स्पेसिफिक रिसर्च को लेकर बात नहीं है, ये हम सबके अपने तजुर्बों को लेकर बात है। पर जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टडीज को जो है वो गौर करते हुए इसमें विचार रखने की कोशिश हुई है। तो हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो हम देख पा रहे हैं कि अ, किस तरीके से किस तरीके से हमारा जो क्लासरूम रहता है उसका ढांचा क्या रहता है। तो हम सब इससे परिचित हैं कि पाठ पढ़ाए जाते हैं, जो भी लेसन्स होते हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो करवाए जाते हैं। और क्वेश्चन आंसर का जो पैटर्न है वो या तो मास आंसरिंग होता है कि पूरी पूरी की पूरी क्लास एक साथ जवाब देती है, या फिर कुछ किसी का नाम लेकर पूछा जाता है कि आमिर आप बता दो या आशीष आप बता दो। जो प्रैक्टिसेस हैं वो उन्हीं सजेस्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बिल्ड होती रहती हैं, और क्वेश्चंस और आंसर पहले से ही स्टैंडर्ड रहते हैं। तो बहुत कम ऐसे मौके आ पाते हैं जब वो जो पहले से ही तय है उससे अलग सवाल हमारे सामने आए, या जो सवाल पूछे गए हैं उनका तय से अलग जवाब हम दे पाएं और उसको एडमिट किया जाए। तो ये सब कुछ जो है वो हम कहेंगे कि जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं एजुकेशन की, उसके आधार पे चलता रहता है। तो किस तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होता है, लेकिन एक दिन के ज्यादातर हिस्सों में यही होता है। तो दिन के ज्यादातर हिस्सों में यही होता है, उतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन उस उस हफ्ते के ज्यादातर दिनों में यही होता है। और अगर हम इसी इसी तजुर्बे को आगे ले जाकर देखें तो हम पाएंगे कि महीने में ज्यादातर हफ्तों में और साल के ज्यादातर महीनों में यही होता है। तो हम सब जिस तरीके से अपने एजुकेशन जर्नी को पूरा करते हैं, उसमें हम पाते हैं कि पूरी एजुकेशन जर्नी में ज्यादातर बार यही हुआ है। और ये जो होता है इसमें हमारे अचीवमेंट्स क्या रहते हैं, हमारे जो अ, हम जो हासिल करते हैं वो क्या होता है, उसका जो ग्राउंड होता है वो एक एनुअल असेसमेंट होता है जो रिकॉल बेस पे किया जाता है। सो अगर हम अच्छा रिकॉल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छे जवाब देंगे उन उन इम्तिहानों में, और हम अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये उसी को पूरा ग्राउंड देता है। अब हम एक बारी उसको सोचते हैं कि हम सालों साल इसको करते हैं, और सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, या ये सरकारी या प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं है, या किसी एक दर्जे की बात नहीं है। ये सारी क्लासेस में लगभग सारे स्कूलों में फॉलो किया जाता है। तो क्या ये एक वेस्ट एक्टिविटी है? क्या इससे कुछ नहीं होता है, या किसी और तरीके से सोचने की जरूरत है? अगर इस ओर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक बेकार की चीज है जो हो रही है, जो रिकॉल बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं या लेसन पढ़ाए जा रहे हैं। इससे बहुत कुछ है जो इम्प्रूव होने की ओर जाता है, और हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज को प्रैक्टिस करते हैं। सो पढ़ना लिखना तो जाहिर सी बात है कि इससे बेहतर होता है। मेमोराइजिंग, रिकॉलिंग, रिसाइटिंग, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इससे इम्प्रूव होती हैं, जिनको जरूर उतना मौका मिलता है, जिसकी प्रैक्टिस बार बार होती है, और वो चीजें इम्प्रूव भी होती हैं। बट क्या ये काफी है जिंदगी के साथ डील करने के लिए? क्या इन्हीं चीजों
के चैलेंजेस हमारी जिंदगी में हमेशा आते हैं, या कुछ दूसरे स्किल्स भी हैं, दूसरे कुछ कॉम्पिटेंसीज भी हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना जरूरी होता है। तो अगर हम देखते हैं तो इन स्किल्स का क्या, इन कॉम्पिटेंसीज का क्या, कि हम एक्सपीरियंस शेयरिंग के कितने मौके पाते हैं, किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने के हमारे पास कितने मौके हैं, प्रेजेंटेशन के कितने मौके हैं, क्रिएटिविटी के, इस तरह से बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं जो हमें डेली लाइफ में जिनके साथ डील करना जरूरी होता है। लेकिन हमारी एकेडमिक लाइफ में वो हमारे डेली ट्रांजैक्शंस का हिस्सा नहीं रहते हैं। तो ये जो हमें दिखाई देता है, ये हमको मालूम है कि हम आज हमारे साथ जो साथी हैं हमारे इस बातचीत में, वो 9th to 12th के स्टूडेंट्स हैं, और ये बहुत शुरुआती दौर की भी बातचीत है। पर मैं एक तरफ सबका जरूर सबकी नजर लाना चाहूंगा कि इस तरफ हमें देखना होगा कि अगर कुछ बहुत बेसिक है जो हमें शुरुआत में गौर करना चाहिए था, अगर हमने किया है बहुत अच्छा है, और नहीं भी किया है तो जब हम जब सोचेंगे उस बारे में तभी भी गौर करना जरूरी है। सो ये बहुत कॉन्टेक्स्ट, हम भले ही उस एजुकेशन जर्नी पे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, पर ये चीजें हम अभी भी मिसिंग देख रहे होंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमारे नॉलेज का ग्राउंड माने जाते हैं, उनके कुछ सेट आंसर्स हैं। तो अगर उसके अलावा कोई कोई आंसर आते हैं, कोई जवाब आते हैं, तो उनको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता है क्योंकि हट के हैं। और तो ये एक एक गैप हमें नजर आता है कि क्या हमारे इस अभी तक के कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम से क्या डेवलप हो रहा है, और क्या चीजें ऐसी हैं जो जो शायद उस मजबूती से एड्रेस नहीं हो पा रही हैं जितना उनका प्रोपोर्शन हमारी रियल लाइफ में होता है। तो ये एक गैप जो है वो हम देख सकते हैं। अ, अब सब लोग इनसे परिचित होंगे, अभी एनईपी आया है 2020 में। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जिन पर गौर लाया गया है, सिस्टम का भी और लोगों का भी, कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक हम जिनको कहें कि उनको एक अलग दायरे में रखा जाता था। जैसे कहें कि अगर किसी का बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट में, या किसी का बहुत इंटरेस्ट है म्यूजिक में, तो उसको ये कहते थे कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर चीजें हैं। तो उसने बहुत अच्छे से इस चीज को मेंशन किया है कि को करिकुलर, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर के बीच में बहुत स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं होगा। तो हम सब नहीं जानते हैं कि हम किस बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, उस बच्चे में इनेट एबिलिटीज क्या हैं। तो हो सकता है जो एक संगीत में, या कहें कि उसको म्यूजिक में बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्ट है, या बहुत गहरे तक वो समझ पाता है, उसको गणित सिखाने में हम बहुत मेहनत करेंगे और शायद वो दोनों ही ठीक से नहीं सीख पाएगा। तो ये डिवीजन जो है, इसको थोड़ा सा हल्का करने पे बात हुई है पॉलिसी में। और शुरुआती दौर में जब हमारी एजुकेशन जर्नी स्टार्ट होती है, उसके शुरुआती वर्षों में ये कहा गया है कि दिखाओ और बताओ पर ज्यादा जोर होना है। तो जो हम सब इस दौर से गुजरे हैं कि हमारे आसपास जो दरख्त हैं, जो जानवर हैं, उनको भी हमने ज्यादातर किताबों में ही देखकर उनके बारे में पढ़ा है, जबकि वो हमारे आसपास होते हैं और उनसे डायरेक्ट हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो जो रियलिटी से एक कनेक्शन होता है, वो उतना अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं रहा है। वो जो गैप है, उसको भरने के बारे में इसमें ध्यान दिलाने की कोशिश हुई है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, एक और जरूरी बात है जिस पर गौर लाया गया है, वो है कि एक्सपोजर और सर्वे जो है उनको बहुत तवज्जो दिया जाना है। ज्यादातर हम अगर शुरुआती दौर की बात करें, हमारी लाइफ के जो पहले पहले 7-8 दर्जे होते हैं वहां तक की, या अगर हम कहें कि यूनिवर्सिटी के पहले की पूरी लाइफ, तो वहां हम अपने हिंदुस्तानी समाज के बच्चों में एक लैक ऑफ एक्सपोजर भी देखते हैं कि उन्हें बहुत लिमिटेड एक्सपोजर मिलता है। तो वो भी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड करने में बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है। तो उसको भी तवज्जो देने की बात हुई है। जो जो ध्यान देने की बात हुई है कि किस तरफ हमें गौर करना है, अटेंशन पे करना है, वो है कि अगर हम परमानेंट ड्रॉप आउट का सोल्यूशन चाहते हैं, कि जो ड्रॉप आउट होते रहते हैं और हम बाहर जाने वाले बच्चों को फिर वापस स्कूल लाते हैं, तो ये एक साइकिल जैसा चलता रहता है। वो फिर से ड्रॉप आउट होते हैं, हम फिर से लाते हैं। तो उसको अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन की ओर देखना है, तो पॉलिसी इस तरफ गौर लाने को कहती है कि हमें बच्चों के जो लर्निंग लेवल्स हैं उनको बहुत माइक्रो लेवल तक जाके ऑब्जर्व करना होगा, और उनकी जो नीड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको ऑब्जर्व करना होगा, ताकि हम उनकी वो इंडिविजुअल नीड्स को एड्रेस कर पाएं, और जहां जो उनका लेवल है उससे उनको पिकअप करके आगे ले जा पाए। तो इस तरफ अटेंशन पे करने के बारे में पॉलिसी बताती है।
एक आखिरी चीज जो यहाँ पर रखी हुई है जिसके बारे में अभी बात नहीं की मैंने, वो है की कंसर्न, कि सबसे बड़ी फिक्र क्या है। सो ये जो ग्राउंड है इस एनईपी का, उसके पहले जो स्टडीज हुए उसमें पाया गया कि लगभग 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक रीडिंग राइटिंग और नंबर सेंस जैसे स्किल से भी महरूम। सो अगर हम जाते हैं तो ये बहुत सारे देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो इतने सारे बच्चे जो हैं वो बेसिक लिटरेसी से और नंबर सेंस से भी महरूम हैं। तो ये एक बड़ी फिक्र की बात है हम सब के लिए, क्योंकि हम इस सब सिस्टम का हिस्सा हैं इसलिए। तो इस तरफ गौर ले जाना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एनईपी में रखी गई हैं जिनकी तरफ गौर करना वो जरूरी बताते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो हम तो लर्नर्स हैं, हम एजुकेशन सिस्टम तो नहीं चला रहे हैं। तो हम लोगों से ये बातें होनी जरूरी क्यों लग रही हैं? तो एक बारी तो मेरे मन में भी आया कि ये बात करने के लिए क्या ये सही ग्रुप है क्या? क्या इसको एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके साथ ही बात करने तक रखा जाए, क्यों आप लोगों के साथ शेयर हो। और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग उस सिस्टम के अंदर हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सिस्टम से हम बेनिफिट हो रहे हैं वो कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिन पर उतना गौर नहीं ला पा रहा है जितना हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। तो हो सकता है कि जो सिस्टम नहीं एड्रेस कर पा रहा है उसको हम एज एन इंडिविजुअल ही कोशिश करें। तो कुछ चीजें यहाँ हमने अपने सामने रखी हैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं एज ए लर्नर। तो मेरा मशवरा रहेगा कि इस तरफ हमारे साथी गौर करें कि अपनी इंडिविजुअलिटी को हमें एक्नॉलेज करना है, क्योंकि ये साइंटिफिकली भी हम सब इस बात से परिचित हैं कि हम सब एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। कुछ चीजें जरूर मिल सकती हैं पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एक दूसरे से अलग होती हैं, जो अलहदा हैं। तो उसको हमें एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम फॉलो करते रहेंगे, हमको पता भी नहीं कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके बीच में हमारे बीच में क्या सिमिलरिटीज है। बहुत सारा बदला हुआ जो है वो बैकग्राउंड होता है। हमारा डीएनए स्ट्रक्चर अलग है दूसरे लोगों से, और हमारे जो तजुर्बे हैं वो अलग हैं, हमारा एक्सपोजर अलग है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। तो इस सब चीजों को लेकर हमारा जो एक टोटल पर्सनालिटी बनता है वो बहुत डिफरेंट होता है दूसरों से। तो जब हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि हमारा वो दोस्त ये कर रहा है, वो एमबीए कर रहा है, हमें भी जाकर कर लेना चाहिए। तो हमें इन चीजों पर भी गौर लाना है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को जरूर एक्नॉलेज करें। और दूसरा जो सबसे अहम चीज है जो सामने आता है वो है एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो जो सोर्सेज हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हम सब जानते हैं, हम इस दुनिया में रह रहे हैं। अगर हम देखें तो अगर 100 साल पहले के डॉक्टर को आज के हॉस्पिटल में एंट्री कराया जाए तो उसको समझ नहीं आएगा कि कहाँ क्या चीजें हैं और इन चीजों का क्या मतलब है। उसको वो हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल अलग सा दिखेगा। ऐसा हॉस्पिटल 100 साल पहले नहीं था कॉमन लाइफ में। या अगर जो 100 साल पहले लोग ट्रेवल करते थे उनको आज के ट्रांसपोर्ट में डाला जाए तो वो भी बहुत हैरत में रहेंगे। लेकिन हम सबको बहुत बहुत ज्यादा हैरत होगी ये सोच कर कि अगर 100 साल पहले जो टीचर था उसको आज के क्लासरूम में डाला जाए, जो कॉमन क्लासरूम है, जो नॉर्मल क्लासरूम है, तो उसको बहुत ज्यादा हैरत नहीं होगी, क्योंकि मोर और लेस वो वैसा ही है। तो तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहे हैं अभी तक, जो किताबें रही हैं, जो टीचर्स होते हैं, तो अगर वो दोनों भी अब उनकी अपनी लिमिटेशंस है, वो हमें बहुत कुछ बताते हैं पर फिर भी वो सीमित हैं। तो हमें उनको एक्सपेंड करना होगा, हमें अपने साथियों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन और जानकारियां लेनी होंगी, हमें दूसरे सोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा, और अपने सारे जो ट्रांसमीटर्स हैं उनको ओपन रखना होगा हर समय कि कहाँ से हम इंफॉर्मेशन लें और उसको फिल्टर करके उसको अकॉर्डिंगली यूज कर सकें। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि चीज़ों को कॉन्टेक्सचुअलाइज करना। तो जो कंटेंट्स हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स हों, चाहे हमारे एग्जामिनेशंस हों या टीचर्स के एक्सपीरियंसेस हों, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में कितने रिलेवेंट हैं उनको उस नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो कुछ आगे होने वाला है हमारी ज़िंदगी में या जो अभी हो रहा है, ये सब उस किताब में नहीं लिखा जा सकता जो पहले ही छप चुकी है। तो हमको को रिलेट करना होगा कि किताब में जो चीजें बताई गई हैं या जो हमारे टेस्ट पेपर्स में चीजें हैं, जो हमारे सिलेबस में, उसको जोड़ना होगा अपनी अभी की जिंदगी से, मौजूदा जिंदगी से। और चौथी जो चीज है, तो एक्सपोजर इज द ग्राउंड ऑफ थॉट्स। तो हम जैसे हम बहुत सारे बच्चों के साथ छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं,
सो छत्तीसगढ़ के अगर हम किसी इंटीरियर प्लेस में, इंटीरियर विलेज में बच्चों से पूछते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं, क्या उनका विज़न है, तो वो 2-3 चीज़ें बता पाते हैं। वो कहते हैं हम स्कूल मास्टर बनना चाहते हैं, या हम पुलिस में जाना चाहते हैं, या किसी ने कोई एक आध चीज़ बोल दी, अगर उसने कभी कलेक्टर को देखा होगा तो बोल देते हैं कि हम कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो इससे ज़्यादा उनके पास कोई विज़न नहीं है, क्योंकि उनके पास उससे ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है। तो हमें ज़रूरत है कि अगर हमें तरह-तरह के थॉट्स जो हैं उनको ग्रो करना है, उनको कल्टीवेट करना है, तो हमें एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो वो हमें बहुत गौर से लेना होगा। जो एक्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको यूज़ करते हुए नई इन्फॉर्मेशन को हमें एक्सप्लोर करना है। सो मैं बार-बार इस बात पर ज़ोर दूँगा अपने यंग कलीग्स जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, कि जो चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, उन्हीं को याद करके और फिर से एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करके लिख देना और नंबर्स या ग्रेड्स ले लेना हमारे अचीवमेंट्स नहीं है। हमारे अचीवमेंट्स होंगे कि उनको हम किस तरीके से यूज़ करें अगली इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर करने में, जो रियल लाइफ में हमारे सामने आने वाली है। और लास्ट थिंग जो है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इस नज़रिए से, वो है कि हमको अपने को नेविगेट करना होगा कि हमारा हमारा डायरेक्शन किधर है। उधर जाने के लिए हमें नेविगेट करना होगा, और ये जो ऊपर के हमारे 5 पहलू रहे हैं, जो 5 ये मामले हैं, ये हमको मदद करेंगे इस नेविगेशन में। तो ये हम इस पर गौर कर सकते हैं। तो आज अगर हम इस डिस्कशन में शामिल हैं, तो बस 3-4 चीज़ें हैं, जो ये मेरी शायद लास्ट स्लाइड है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा अपने साथियों से कि जो चीज़ें एजुकेशन स्ट्रक्चर को एड्रेस करनी चाहिए, द स्ट्रक्चर टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, अगर वैसा वो नहीं हो रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अपने लिए कम से कम पिक्चर में रखें। सो 4 कोलैबोरेशन वर्सेस कंपटीशन। तो हमें अपने साथियों से कोई होड़ नहीं लगानी है, ना अपने साथियों से, ना ज़बानी से। हमें कोलैबोरेट करना है कि कैसे हम साथियों से सीख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथियों को वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है, तो हम कैसे उनकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए अपने चैलेंजेस के साथ डील कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि सिस्टम इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको ले चलता है कि कंपटीशन जो है वो हमें ज़्यादा मजबूत बनाएगा, जबकि सोसाइटी कोलैबोरेटिव चाहिए सभी को। तो जैसी सोसाइटी चाहिए, वैसा ही हमें स्कूलिंग सोसाइटी भी मेंटेन करनी है, वो हम सबकी एक सम्मिलित ज़िम्मेदारी है। तो उस तरफ मैं ध्यान लाने की कोशिश करूँगा अपने साथियों का। दूसरी बात है सेल्फ असेसमेंट। तो जो जो भी एग्जिस्टिंग असेसमेंट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो किसी भी दर्जे के लिए हों, वहाँ पर वो सिस्टम को सूट करती हैं। थोड़ा बहुत जो भी बेनिफिट अगर होता है, मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि सिस्टम को बेनिफिट होता ही है, लेकिन उनके लिए एग्जीक्यूशन आसान है, इसलिए ऐसा असेसमेंट होता है। तो हमें कोई गुरेज नहीं है उससे, हम उसका एक हिस्सा हैं। बट हम सेल्फ असेसमेंट को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के बारे में सबका गौर चाहते हैं कि हम अपने को भी ज़रूर असेस करते रहें कि हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना जर्नी बाकी है, इसमें क्या रिसोर्सेज यूज़फुल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थर्ड थिंग इज़ मैपिंग। सो हमारे कुछ सर्टेन इंटरेस्ट्स हैं और हमारे में कुछ इनेट कैपेबिलिटीज़ हैं, और इन दोनों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो हमारा जो इंटरेस्ट है, वो हमारी कैपेबिलिटीज़ के साथ मैप होना बहुत ज़रूरी है। वो दोनों अलाइन्ड होने चाहिए। और तीसरी चीज़ है रिसोर्सेज़, जो हमारे पास आस-पास होंगे, जिनसे हम अपना डेस्टिनेशन के लिए जो है अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। तो ये तीनों की मैपिंग बहुत ज़रूरी है, वो हमको अपने लिए करनी होगी, तभी हम अच्छे से आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। सो बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और हम सब अभी इस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में हमने देखा है कि पूरे देश में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स, वो लोग एक अलग तरीके की सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, जो पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था। सो लगभग हम लोग जिन 2000 टीचर्स के साथ लगभग काम कर रहे हैं, जो मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ, वो टीचर्स ने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि बच्चों के साथ वो आमने-सामने बैठे हुए हैं, ये भी एक प्रिविलेज है। तो कोई ऐसा भी टाइम आ सकता है जब इससे भी महरूम हो सकते हैं वो। तो वो भी सिचुएशन है। तो इस समय लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करके चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। ये बहुत सारे नए विंडोज़ भी खोलेगा। थोड़ा-सा थ्रेट भी ओपन होता है कि हम किधर जा रहे हैं और इसका ऑप्टिमम यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी का या नहीं, वो हमारे ऊपर है, उसको हमें गौर करना है। तो ये लास्ट थिंग थी जो मैं कहना चाह रहा था। और सबसे आखिर में मेरा एक सबमिशन है अपने सभी साथियों से
कि हम कंसीडर करते हैं, हम ऐसा एडमिट करते हैं, यू आर द बेस्ट लर्नर। ओके, तो सॉरी, यू आर द बेस्ट लर्नर। सो अपने आप को एक लेटर लिखिए कि ऐसा क्यों है, आप कैसे बेस्ट लर्नर हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपके जो आपको एक चैंपियन के रूप में मैं देख रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्रिएटिविटी है, एक्सप्रेशन है, सेंसिटिविटी है, टीम वर्क है, बहुत सारी चीजें हैं। इन सारे नजरियों को देखते हुए मैं एक चीज को बहुत हार्डली बिलीव करता हूँ कि हर बच्चा जो है एक अच्छा लर्नर होता है। तो वो अच्छा लर्नर आप हैं, तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे जो ग्राउंड है, उसके पीछे जो कारण है, जो कॉजेज हैं, जो रीजंस हैं, उनको खुद से सोचकर और अपने को एक लेटर लिखिए कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आप बेस्ट लर्नर हैं। और फिर उसी के साथ आगे की जर्नी हमारे लिए बहुत आसान रहेगी। सो ये मेरा मैसेज है अपने साथियों को। सो उमर, वी कैन get some responses from our colleagues. हाँ जी आशीष जी, हाँ हाँ, बेसिकली वो म्यूट हो गया था। सो मैं हाँ ये बोल रहा था जी थोड़ा सा मुझे बहुत सारी चीजें जो प्रेजेंटेशन में है मेरे लिए भी अनलाइटनिंग थी, और बहुत ही जी क्रिस्प प्रेजेंटेशन बनाया था, बड़ा इंटेलिजेंटली आपने। सो जी सबसे पहले स्कॉलर, जो आज का सेशन आप समझ रहे हो, तो जो आशीष सर ने बात अलग अलग मुद्दों पे एजुकेशन के रिलेटेड, आप अभी सब क्वेश्चन कर सकते हैं आशीष सर को, जो भी आपके मन में है ये रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर वर्बली कोई बोलना चाहेगा वर्बली भी, और चैट में कोई बोलना चाहेगा चैट में भी। तो बिल्कुल आप बिल्कुल तो मुझे बेसिकली एक सवाल आया है जी पर्सनल चैट में, वो लिखते हैं, सर आपने अपने बारे में ज्यादा नहीं बोला हमें, तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा सा। अच्छा। तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बस 10 सेकंड में मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। तो मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ मेरा घर है। और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने 8 साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन में काम किया है, मॉनिटरिंग और प्लानिंग को लेकर और डेटा एनालिसिस को लेकर। फिर उसके बाद पिछले 10 साल से मैं कम्युनिटी के साथ एजुकेशन सेक्टर में जुड़ा हुआ हूँ कि कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से क्वालिटी इन्हांसमेंट हो सकता है। और इसमें मैं फ्रॉम स्कूल और पेरेंट्स टू SCERT और NCERT, इस सारे स्टेजेस जो हैं वहाँ उनके साथ कनेक्टेड रहता हूँ, और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों से, बच्चों के पेरेंट्स से, उनके टीचर से, हेडमास्टर से, ब्लॉक लेवल एजुकेटर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और SCERT स्कॉलर्स और NCERT। तो बहुत कुछ मिलता रहता है। तो ये एक छोटी सी जर्नी रही है जो अभी तक की रही। उमर। बहुत जबरदस्त। बेसिकली सवाल एक किया है बिलाल अहमद तांत्रे ने, ये लिखते हैं, सर क्या अच्छा जॉब मिलना एजुकेशन का मेन मुद्दा होता है? जी। सो मैं इस मसले पर केवल एक बात कहना चाहूँगा, केवल सिर्फ अपने तजुर्बे से एक बात कहना चाहूँगा कि अ, कई बारी हम लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा कि किसी पोजीशन पर कोई पर्सन रहता है, पर हम पाते हैं कि वो कैपेबल नहीं है उन चीज़ों को लेकर, वो शायद सुटेबल पर्सन नहीं है, वो शायद अपने रोल को ठीक से नहीं प्ले कर पा रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हम देखते हो। तो एक अच्छी जॉब पा लेना एक तरीके का इंडिविजुअल अचीवमेंट हो सकता है, बट वो भी मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका जो हिस्सा हमें दिख रहा होता है उसके पीछे भी बहुत सारा हिस्सा ऐसा होता है जिस पर रोशनी नहीं पड़ रही है। तो उधर क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता है कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो वो भी हमें जरूर अपने एनालिसिस में शामिल करना चाहिए। पर मैं जरूर गुजारिश करूंगा इसको कि वो ये बहुत छोटी सी चीज है जॉब हासिल करना, तो उसके बियॉन्ड बहुत बड़ी लाइफ होती है, उस जॉब पर खरे उतरना, उसको अच्छे से पूरा करना, मुकम्मल करना, ये सब चीजें भी होती हैं जो एक एक बेहतरीन लर्नर होने के अलावा हम नहीं कर सकते वैसा।
उमर। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल आया है सर, व्हाट डू यू लव अबाउट एजुकेशन, ये कुरतुलैन ने पूछा है। जी जी जी। सो अगर हम इसके बारे में बात करें कि तो हम सभी जानते हैं कि स्कूल में या स्कूल लाइफ में या जिसको हम मानते हैं कि एजुकेशन हो रही तो स्कूल उसके साथ जुड़ा हुआ है, स्कूल उसको ऑर्गेनाइज करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। तो वो जो लाइफ होती है वहाँ नए नए थॉट्स के साथ एक्सपोज होना, ये समझना कि और क्या चल रहा है दुनिया जहान में, हमारे जो दूसरे साथी हैं वो कैसे सोचते हैं, ये सारा जो सैकड़ों हजारों लोगों के साथ मिलना होता है हमारा, एक तरीके से हम ओपन होते हैं टू द वर्ल्ड, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है उमर। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल आया है कि सर, रुखसाना जान ने सवाल मुझे प्राइवेटली भेजा है। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि सर हम कभी कभी अपने क्लासमेट्स के साथ कंपटीशन में चले जाते हैं, तो हमें जी लगता है कि कंपटीशन जरूरी है और सीखने के लिए। तो जी। आपकी क्या राय है, क्या ये कंपटीशन सही होता है कि हमें ये कंपटीशन नहीं रखना चाहिए? देखिए, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कई बारी ऐसा होता है कि हम डेलिबरेटली उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कंडीशन इन्वायरमेंट बन जाता है कि हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ते चले जाते हैं। सो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपने साथियों के साथ रखूं यहाँ पर, कि अगर हम ये गौर करें कि प्राइमरी स्कूल्स कितने हैं, फिर हाई स्कूल्स कितने हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटीज में कितनी सीट्स हैं, तो हम खुद देख पाएंगे कि सिस्टम एक पिरामिड की तरह बना है, कि जितने लोग ग्राउंड से शुरू करते हैं टॉप तक उतनी पोजीशंस ही नहीं है। दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर इज ऑलवेज प्रमोटिंग द कंपटीशन टाइप ऑफ थिंग्स। क्योंकि अगर जो पहले 10 आने हैं बेहतरीन, उन्हीं के लिए सिस्टम में जगह है। तो अगर ये नहीं कहेंगे कि सारे लोगों को आना है अगर, तो फिर उतनी जगह वहां पर होनी चाहिए। तो हम सब अपने आसपास देख सकते हैं कि हमेशा जितने प्राइमरी लेवल पर जितने भी बच्चों के लिए जगह है जिन स्कूलों में, उतने ही पोजीशन जो है वो हायर एजुकेशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर बात करें या और आगे की बात करें, तो उतने उतने हमारे पास सीट्स नहीं होते हैं। तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट कंपटीशन की ओर चला जाता है। बट मुझे लगता है कि बिना बिना किसी को हराए या बिना किसी को पीछे किए हम सब भी आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आने के बजाय हम आगे की लाइन में रह सकते हैं उमर। ठीक ठीक ठीक। तो हमारी स्कॉलर है इकरा, उन्होंने लिखा है कि सर आपका क्या रीजन था एजुकेशन सेक्टर में काम करने का, क्या कारण था आपका? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जब मैंने कहा कि मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन में भाग लेता था, तो मैंने देखा कि बहुत सारा डेटा एनालिसिस करने के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान कि क्यों एक वैक्सीन रिसीव करने के लिए लोगों को क्यों डिफिकल्टी होती है, या लोग क्यों उनके साथ ऐसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं जो उनके बेहतरी के लिए आए हैं। सो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इससे कैसे निजात पाई जा सकती है। तो मुझे लगा कि जब उसके डेप्थ में गए, थोड़ा और स्टडीज मैंने शुरू की, तो देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, केवल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो या दूसरी चीजें हो, जो ऐसा लगता है कि उनको अलग अलग एड्रेस करना है, तो वो सारे सिम्टम्स हैं, बट उसके रूट कॉज क्या है कि एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन शायद सर्व नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हमें बाहर दिखाई देते हैं। सो अगर हमें रूट कॉज को एड्रेस करना है तो हमें उस ओर जाना पड़ेगा जहां से वो चीजें ग्रो कर रही हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि एजुकेशन इज द बेस्ट वे उमर। बहुत खूब। बेसिकली जुबैर शफी मीर ने सवाल किया है, सर आपकी स्पोर्ट्स के बारे में, खेल कूद के बारे में क्या राय है? मतलब इनका जो मैं समझ पा रहा हूँ सवाल ये है कि स्पोर्ट्स एजुकेशन कितना जरूरी है अभी के टाइम में। जी। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में स्पोर्ट्स को लेकर कुछ एक पैशन जैसा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्रॉस द कंट्री ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो उसको एकोमोडेट कर पाए। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको हम देख पाते हैं, और जैसे कि हमने देखा है कि सेंचुरीज का अगर हम एग्जांपल लें, तो हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स अच्छे हमारे सामने दिखते हैं, उनसे ही हम लर्न करते हैं, उनसे ही सीखने की कोशिश करते हैं, उनसे ही कुछ हासिल करते हैं। तो जो जो हम उनकी तरफ देखते हैं तो वो एग्जांपल्स बहुत कम होते हैं। लेकिन ये, जैसे मैंने अभी अपने स्लाइड्स में एक चीज रखी थी कि हमें इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी और रिसोर्स, इनकी मैपिंग बहुत जरूरी है।
तो मे बी वी हैव मोर देन वन इंटरेस्ट, बट कैपेबिलिटीज के साथ अगर उसको मैच करेंगे तो हो सकता है उसमें एक दो चीजें कम हो जाएं। और जब रिसोर्सेस के साथ उसको मैप करेंगे, जब ये तीनों का हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमारे इंटरेस्ट में से कुछ और घट जाए, एक या दो ही बचे, या हो सकता है ज्यादा भी बचे। तो स्पोर्ट्स आर इक्वली कैपेबल टू टेक अस ऑन द लाइफ जर्नी। तो वो हम कभी उसको कम करके नहीं देखते हैं। और ये इसीलिए मुझे बहुत खुशी मिली जब एनईपी ने कहा कि कोई करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, कैरिकुलर ये सब कुछ नहीं है, लर्निंग एक चीज है, उसको लेके चलना है। तो अभी तक जब जब मैंने पढ़ाई की तब इसको ऐसे देखा जाता रहा, और मुझे उसे तक कहीं ऐसा कोई फोरम नहीं जहाँ कहकर उसको कुछ बदल लें। तो जितना मैथमेटिक्स जितना तवज्जो रखता है जिंदगी में, स्पोर्ट्स भी उतना ही रखता है, उससे कहीं कम नहीं रखता है, ऐसा मेरा मानना है। उमर। बहुत खूब। बेसिकली एक सवाल आया है कि व्हाई हैज द एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली चेंज्ड, वाज इट द सेम बिफोर? मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव आया है, क्यों बदलाव आया, क्या ये सेम नहीं था पहले? देखिए, अभी तक तो कोई बड़ा बदलाव मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कम से कम जब से मैंने दुनिया को समझना शुरू किया है पिछले करीब 40 सालों से, कि कुछ बड़ा बदलाव आया है। हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स डैशबोर्ड पे दिखते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर जो सिस्टमिक चेंज रिक्वायर्ड है इस पूरे ढांचे को एड्रेस करने के लिए, तो उसको एक दो पुर्जे बदल देने से उसके सिस्टम के आउटकम्स में कोई बड़ा चेंज हमें नहीं दिखाई देता है। सो अभी भी अगर आप देखें तो जो लर्निंग है ज्यादातर स्कूलों में वो टेक्स्ट बुक ड्रिवेन है, टीचर ओरिएंटेड है, और डिलीवरी मेथड से ही सारा इंफॉर्मेशन जो है वो जाना जा रहा है। जबकि इसके बारे में बहुत सारे चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडीज और साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं कि कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे एक्सपोजर दे सकते हैं, क्यों हमारे देश से साइंटिस्ट उतने ज्यादा नहीं पनप रहे हैं जितने प्रोपोर्शन में बच्चे पढ़ रहे हैं। सो हम ये पाते हैं कि अभी भी पैटर्न वही है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल रखना चाहता हूँ उमर, कि अगर इसमें कुछ लैंग्वेज का होगा तो आप जरूर मदद करेंगे। कि एक एग्जाम में बच्चों को पूछा जाता है, एक एक 5वीं के एग्जाम में, 5th क्लास के एग्जाम में, कि वो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें गुठली होती है। वो ऐसे 5 फ्रूट्स के नाम लिखने हैं जिनमें वो सॉलिड सीड होता है। तो वो बच्चे अपने एक्सपीरियंस से लिख रहे हैं कुछ 5 फ्रूट्स के नाम, बट जो जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको एक आंसर शीट आया है, और वो आंसर शीट में जो 5 फ्रूट्स लिखे हैं वो अगर बच्चे ने नहीं लिखे तो वो उसको मार्क्स नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज कंटिन्यू हो रही है। अगर उसको एक बारी गहराई में जाकर देख लें कि जो बच्चे ने जवाब लिखा है, हो सकता है वो भी सही हो, भले वो हमारी आंसर शीट में नहीं है। तो जो वो सेट आंसर्स लेने का जो वो है, उसकी तरफ जो है बहुत सारा वो डैमेज कर रहा है, और वो अभी भी जारी है। सो इस पूरे सिस्टम में अगर बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे तब जरूर हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने इन साथियों को कि बहुत सारे इनोवेशंस जो हैं वो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, बट वो उनका स्केल बहुत छोटा है। तो पता नहीं वो कितना टाइम लेंगे जो है वो इस लेवल पर आने में, बट अभी कोई ऐसे मेजर या ड्रास्टिक चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। उमर। थैंक यू। ये सवाल है, डज एजुकेशन ओनली मीन टू लर्न थिंग्स, आई मीन ओनली स्टडीइंग? मतलब एजुकेशन का मतलब है खाली स्टडी करना कि कुछ और? देखिए, अभी अभी जैसे मैं कुछ अलग अलग स्टेट्स में ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी एक बहस जो है शुरू हुई है। इस पर बहुत सारा जो है लोग तकरीर कर रहे हैं कि पढ़ना है या सीखना है, रीडिंग या लर्निंग। तो इसको अलग अलग करके देखने का जो नजरिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जो डॉक्यूमेंट बना था 2005 में, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसमें हम सब जानते हैं बड़े साइंटिस्ट रहे हैं प्रोफेसर यश पॉल, उनकी लीडरशिप में वो तैयार किया गया था। तो उन्होंने बार बार इस चीज को रखने की मजबूती से कोशिश की है कि जो जो पहले गुजर चुका है उतनी सारी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करके वो पूरा बर्डन बच्चों के सिर पे लादने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पूरा बर्डन अगर वो लाद लें तो उसी को हम कहते हैं कि एजुकेशन हो गया। ये काफी नहीं है। उनके अपने मन में भी बहुत कुछ है, उनके ब्रेन में बहुत कुछ है। तो उसको बाहर आने के लिए हमें रास्ता देना है, वो एजुकेशन है। सो मुझे लगता है कि उस नजरिए से हमें देखने की और शुरुआत करने की जरूरत है। उमर। एब्सोल्युटली। सवाल है,
Why is questioning important in education? Education में सवाल करना क्यों जरूरी बोला जाता है? जी, तो हम सभी जानते हैं कि हम चीजों के बारे में जानते कैसे हैं, क्योंकि हम सवाल करते हैं। तो जब सवाल करते हैं तो उससे इंफॉर्मेशन के आने का रास्ता खुलता है। तो जब कई चीजों को हम एजम्पशंस के साथ रिसीव कर लेते हैं कि शायद ऐसा ही होगा, तो उसके बजाय अगर हम एक सवाल करते हैं, तो सवाल दो चीजें जो है, दो पॉसिबिलिटीज लेकर आता है। पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें पता चल जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर हम जानते हैं लेकिन वो शायद करेक्ट नहीं है तो उसमें करेक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज उस सवाल से आती है, पहली चीज। दूसरा एंगल क्या है कि सवाल हमें डिफरेंट बनाता है और जवाब हमें सिमिलरिटी पे ले जाता है। तो सवाल ये तय करता है कि कितने सारे हम सब में डाइवर्सिटीज हैं, क्योंकि हम कितने सारे सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारे मन में सवाल क्या है, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं इस समय, और अलग अलग तरीके के सवाल आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई सवाल रखेंगे तो शायद इतने वैरायटी इनके जवाबों में नहीं होगी, क्योंकि सवाल हमारी इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए सीखने के लिए, इसलिए लर्निंग के लिए क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। उमर, थैंक यू। बेसिकली कुरातुलैन का सवाल था, उनका एक और सवाल है जो जी वर्बली पूछना चाहती है। तो कुरातुलैन, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और सर से आप खुद ही सवाल पूछ लीजिए। जी प्लीज। कुरातुलैन, ओके ओके। कुरातुलैन के बाद अर्शिका, आपका सवाल आप वर्बली पूछ सकते हैं सर को। आप अनम्यूट कर लो खुद को। हाँ अर्शिका, आप हेलो। बोलिए। हाँ अर्शिका, मैं सुन पा रहा हूँ। अर्शिका, हेलो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपने म्यूट किया हुआ है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। अर्शिका, ओके ठीक है, हम इनका सवाल यहीं से पढ़ लेते हैं। जी, इनका सवाल है, सर प्लीज टेल समथिंग अबाउट द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। देखिए, अगर मैं थोड़ा इस पे सोच कर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क के अगर बारे में बात करते हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कई लोग इसको मीन करते हैं कि शॉर्टकट्स जो होते हैं उनको वर्क कहते हैं, बट कई लोगों का इसमें मानना है जो स्मार्ट होता है उसको वो एब्रिविएट करते हैं, डिटेल करते हैं कि एस स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स एंड एम स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। तो उस तरीके से भी वो देखते हैं। तो किस तरीके का हम उसमें गौर कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर उसमें मदद करेंगी अर्शिका तो हम थोड़ा और अच्छे से अपनी बात कह पाएंगे। अर्शिका, आप लिख लीजिए थोड़ा डिटेल में सवाल, तब तक हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है शाहनाजा रसूल से, व्हाट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग एजुकेशन फॉर यू। अच्छा, तो मेरे लिए मेरे से ये जानना चाह रहे हैं कि मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है एजुकेशन के बिल्कुल बारे में। बिल्कुल। एजुकेशन सेक्टर में रह के आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है? जी, तो अगर मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस कहेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसको हम कितनी लिमिटेशंस में रखते हैं, क्योंकि हम पहले से हमारे मन में सर्टेन एजम्पशंस हैं कि ये कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम वो विंडो ओपन करते हैं, मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स छोटे छोटे रखूंगा कि टीचर से जब बात हुई कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, तो टीचर ने उनको बहुत लिमिटेड कि ये 5 बच्चे तो बिल्कुल बेकार हैं, ये तो ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, ना कर पाते हैं। ये 2 बच्चे बहुत होशियार हैं। और जब थोड़ा डिटेल में मौके दिए गए तब पता चला कि वो जो बहुत बेकार बच्चे थे टीचर के नजरिए से, वो भी कई चीजों में बहुत बेहतर समझ रखते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो बाउंड्रीज टूटी ना एजम्पशंस की, वो बहुत मजेदार रहा कि जब हम पहले से ही तय रखते हैं कि ये है और ये नहीं है, हम जजमेंटल रहते हैं, तो वो हमेशा वो काम नहीं करता है। हमेशा जब मैंने उसको रियलिटीज के साथ मैच करके देखा तो वो अलग ही चीज थी। तो वो बहुत मजेदार लगा मुझे। ओ माय। बहुत अच्छा। सो अमीना रियाज, ये ना कुरातुलैन का बहुत अच्छा सवाल है।
सर आपको लगता है जो एजुकेशन मिलती है आजकल के बच्चों को वो पूरी तरह से तैयार करती है उनकी ज़रूरतों को 21st सेंचुरी में? देखिए, मुझे नहीं लगता, और मुझे तो लगता है कि शायद वो बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा प्रोपोर्शन है जिसमें वो तैयार कर पाती है। बाकी सब कुछ वो अपने आप खुद करते हैं, उसमें एजुकेशन का ज़्यादा रोल नहीं है। क्योंकि एजुकेशन हमें लिमिटेड रीच देती है चीज़ों तक पहुँचने का। तो अगर हम आज जहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथी जो भी जहाँ पर खड़े हैं, अ, सभी लोग ये देखें कि आज हम अपनी रियल लाइफ में एजुकेशन का कितना हिस्सा है जो इस्तेमाल करते हैं। तो शायद कुछ बेसिक लैंग्वेज या बेसिक न्यूमरेसी का ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ों के साथ डील करना हम खुद सीख रहे हैं। तो वो हमने खुद इज़ाद किया हुआ है। तो जब डिसीज़न मेकिंग हमें एजुकेशन अभी तक नहीं सिखा पाती है, क्योंकि वैसे हमें अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है प्रैक्टिस करने के। तो डिसीज़न्स जो हम लेते हैं, चाहे अपने साथियों से मशवरा करके लेते हों, चाहे खुद सोच कर रिस्क लेते हुए कि नहीं चलो कर लेते हैं, तो वो हमेशा एक चैलेंज रहता है। तो अपने जो लाइफ चैलेंजेज़ हैं, उनके साथ मुझे लगता है देश के सारे बच्चे या दुनिया के भी खुद डील कर रहे हैं। एजुकेशन उनको उस दिशा में ज़्यादा एक्विप नहीं कर पा रही है। ज़रूर उनको कुछ लिटरेसी ज़रूर मुहैया करा रही है, ज़रूर उनको थोड़ा बहुत टूल्स दे रही है, लेकिन अगर कहें कि एक्विप करने के नज़रिए से कहें तो मुझे लगता है कि मोर देन 70% दे आर डीलिंग विद देम ओन। उमर। जी बहुत बहुत ही खूब। एक और सवाल आया है। सर, वी यूजुअली से दैट एजुकेशन इज अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? फॉर सम पीपल आर एजुकेटेड इलिटरेट्स. जी बिल्कुल। सो अगर हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो उसमें अभी जैसे हमारे किसी साथी ने पूछा था कि कंपटीशन या कोलैबोरेशन, तो जब हम सोसाइटी देखते हैं तो हमें नेबर्स कैसे चाहिए, हमें कोलैबोरेटिव लोग होने चाहिए जो ग्रुप्स में एक दूसरे की फिक्र करें, वैसे होने चाहिए। वहाँ पर हम कंपटीशन नहीं चाहते हैं कि अगर हम खा रहे हैं तो दूसरा नहीं खाएगा तभी हमें खाने का अच्छा टेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो जो वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात जिसको करते हैं कि जिसमें हमारे दूसरे जो स्किल्स हैं जिनको अभी तक अलग तरीके से देखा जाता रहा है कि वो लाइफ स्किल्स हैं, उन पर ध्यान देने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फोकस लिटरेसी पर करना है या मैथमेटिक्स पे करना है। तो वो जो है ना, वो सारी चीज़ें मिलकर एक इंसान को तैयार करती हैं। तो अगर उनको छोड़ देते हैं हम तो फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट हम नहीं कह सकते। तो अगर हम उनको लेते हुए चलते हैं, और वो तभी मुमकिन है जब हम क्लासेस में, स्कूल्स में बच्चों को एक दूसरे के साथ डील करने के मौके दें, उनको एक दूसरे का रेस्पेक्ट करने के मौके दें, उनको एक दूसरे से सीखने के मौके दें। तो मैं एक छोटा सा सिर्फ एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने जब भी टीचर से एक एक्सपीरियंस लेने की कोशिश की कि जब आप क्लास से निकल जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, तो उन्होंने हमेशा कहा, सारे टीचर्स ने, कि बच्चे आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। तो क्या टॉपिक पे बात करते हैं इसके बारे में कोई श्योर नहीं है। वो बोलते हैं कोई टॉपिक पहले से फिक्स नहीं रहता है, बट वो बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही फिर टीचर आते हैं तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि सबको चुप कराते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब ये इतना नेचुरल है आपस में बात करना, तो इसको रोकने के बजाय इसको एक डायरेक्शन देना क्यों नहीं ठीक होगा? तो अगर हम उसको एक डायरेक्शन दें तब हम कहेंगे कि एजुकेशन जो है ओवरऑल डेवलपमेंट को एड्रेस कर रही है, कि आपस में बात करना है, उसको एक मीन देना है, उसको एक टास्क देना है कि आप ये 10 बच्चे मिलकर इस टॉपिक पे बात करेंगे और उसके बाद उसको पूरी क्लास के सामने शेयर करेंगे, तब उनको मौका मिलता है। अभी क्या है कि हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है या 2-4 जो नेशनल फेस्टिवल्स हो गए, उसमें ही बच्चों को अपने साथियों के सामने बातें रखने का मौका मिलता है। उसमें बहुत लिमिटेड स्कोप है कि क्या चीज़ के बारे में बोलना है और कौन-कौन बोलेगा। तो अगर रोज़ इस तरह के मौके हों कि बच्चों को रोज़ अपनी क्लास के सामने प्रेज़ेंट करना है, जो उनकी लर्निंग रही है, जो उनके थॉट्स हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये उनमें ओवरऑल डेवलपमेंट के रास्ते खोलेगा और ज़रूर ये मैटर करता है। क्योंकि मैं इसके साथ सिर्फ एक चीज़ रख के कहना चाहूँगा कि हम सब लोग अभी तक देखें कि हम 9th से 12th तक कहीं भी पढ़ रहे हैं या हम पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, तो कितने दिन अभी तक के एजुकेशन लाइफ में कितने दिन ऐसे रहे हैं जब हमने स्टेज फेस किया है क्राउड के सामने। ज़्यादातर लोगों से जब मेरी बात होती है तो ये 2 डिजिट नंबर्स में नहीं रहता है, 1 डिजिट में ही रहता है। तो अगर हर दूसरे दिन ऐसा मौका मिले या हर दिन ऐसा मौका मिले, तो क्या ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में? और अगर करेगा तो क्यों नहीं हम उसको प्रैक्टिस का हिस्सा बनाते हैं? तो अगर वो करते हैं, देन वी कैन से कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है।
और वो ज़रूरी क्यों है ये तो हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं। उसके बारे में मुझे लगता है कि सबको ज़्यादा अच्छे से पता ही है, कुछ आगे कहने की ज़रूरत नहीं है। उमर। बहुत खूब। बेसिकली एक और सवाल आया, बहुत ही अच्छा सवाल है, उस्मा ने किया है। सर, सिंस फिनलैंड्स एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर्स एंड देयर एजुकेशन सिस्टम? मतलब इनका सवाल यही है कि हमारे और उनके सिस्टम में क्या अंतर है। तो इसके इसके साथ मैं रेफरेंस देना चाहूँगा। एक बारी फिनलैंड के एजुकेशन मिनिस्टर से किसी ने सवाल किया कि सेम सवाल था कि कैसे हम अपने कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बेहतर बना सकते हैं। तो उन्होंने एक वापस सवाल किया था कि आपको क्या लगता है कि हमारे जो टीचर्स हैं, इनको आप अपने कंट्री में लेकर जाएँ और अपने कंट्री के टीचर्स को हमारे सिस्टम में डाल दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आपके देश का जो एजुकेशन है वो एकदम बेहतरीन हो जाएगा और हमारे देश का एजुकेशन कोलैप्स कर जाएगा, या क्या आप सोचते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आपके देश का एजुकेशन कोलैप्स तो नहीं करेगा, थोड़ा उसका क्वालिटी ज़रूर इम्पैक्ट हो सकता है, और सेम इम्पैक्ट हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर होगा कि वो बहुत अच्छा तो नहीं हो जाएगा, हो सकता है कुछ स्कूलों में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई दे। तो तब उन्होंने बोला कि एक ऐसा इकोसिस्टम हमें तैयार करना है जो अच्छे टीचर्स को प्रिपेयर करे, जो अच्छे टीचर्स तैयार करे, उनको हैंड होल्डिंग करे, उनको एम्पावर करे। तब हम कह सकते हैं कि अच्छा एजुकेशन डिलीवर हो रहा है। और उन्होंने उन्होंने एक अच्छा एजुकेशन के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार किया है, फ्रॉम टीचर टू टॉप एकेडमिक अथॉरिटी। तो सब कुछ वो जो है ना वो एक साथ अलाइंड है, कि कहते हैं कि जब एक तबले पे एक उंगली पड़ी, उसी समय बांसुरी से कुछ सुर निकला और उसी समय सितार बजा। तो वो सब एक साथ जब होता है ना, एक रिदम में होता है, तब हम उसको कह सकते हैं कि पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो उसको आगे ले चलने के लिए तैयार है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो हम अगर अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो वहां से टीचर्स ले आएंगे, यहाँ उनको भेज देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ स्कूलों में जरूर फर्क पड़ेगा, पर वैसा एक इकोसिस्टम जो है वो कहेंगे कि उसको वजूद में आना है, उसको इनेबल होना है। तो उसके लिए सारे लेवल्स पे एक साथ कुछ कुछ करने की जरूरत है। किसी को हम छोड़ नहीं सकते हैं ऐसे करके कि स्टेट लेवल पर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और स्कूल में ही होनी है। तो वो पूरे पिक्चर को एक साथ विजुलाइज करना होगा, तभी उसको हम ऐसे देख सकते हैं। उज़मा। बहुत ही खूबसूरत। सवाल एक है इनका, शाह फरा फयाज का। सर, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? जी, तो अगर इसको मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ कि किसको हम रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सभी हैं। तो जो लोग आज इस कॉल में शामिल हैं वो लोग भी हैं, और जो बाहर हैं इसके वो भी हैं। क्योंकि मोर और लेस इस पूरे सिस्टम में हमने देखा है कि अकाउंटेबिलिटी गायब होती चली गई धीरे धीरे। उसकी वजह से डायलॉग्स कम हुए। और जब अगर एक बच्चे की बात करते हैं सॉरी, एक बच्चे की बात करते हैं तो उसके पेरेंट्स, उसके टीचर, और उसके पेरेंट्स जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी, और उसके टीचर जिस इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करते हैं वो पूरा स्ट्रक्चर, ये सब मिलकर उस बच्चे के लिए जो है वो जिम्मेदार है। इनका सबका एक एक रोल है उसके डेवलपमेंट में। इनके बीच में जब डायलॉग नहीं होता है, इनके बीच में कोई कोई डिस्कशन ही नहीं होता है, तो ये सारा जो जो नुकसान है वो उसकी तरफ जाता है, उस बच्चे की तरफ। और हमने एक दो महीनों नहीं, हमने हमने डिकेड्स ऐसा प्रैक्टिस फॉलो किया है, लगातार ऐसे करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, इसको धीरे 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 करके ये और जर्जर होता चला गया है। तो आज हम जो देख रहे हैं ये 1 साल या 10 साल का डैमेज नहीं है, ये ज्यादा लंबी बात है। तो अगर इसको कहेंगे कोई एक रिस्पॉन्सिबल है, तो कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन ये है कि ज्यादातर लोगों ने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया, अपने रोल्स को जस्टिफाइड तरीके से नहीं प्ले किया। इस वजह से हम ये इसमें जो गिरावट है वो देख रहे हैं। तो एट द सेम टाइम अगर हमें इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने हैं, तो जरूर हमें उतना ही लंबा पेशेंस रखना होगा और अपने एफर्ट्स को उतने लॉन्ग टाइम फ्रेम में विजुलाइज करना होगा। उमर। जी जी बिल्कुल। मतलब देखो, स्कॉलर्स बहुत सारे सवाल हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपके सवाल हैं आप पूछते जाए, फिर हम ईमेल करके आशीष सर से उनका रेस्पॉन्स लेंगे अलग से। बट अभी के लिए हम एक दो सवाल और उठाएंगे,
उसके बाद हम सेशन क्लोज करेंगे आज के लिए। तो सवाल है, इज इट पॉसिबल टू चेंज ड्रीम्स सेट बिफोर इफ रिसोर्सेज गेट चेंज्ड? अच्छा, इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे उमर, मेरी मदद करेंगे क्या? ये बारी बट का सवाल है। इनका बोलना है कि क्या ये पॉसिबल है कि अपने सपनों को बदलना अगर रिसोर्सेज बदल जाएं? ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अनरिलेटेड है। इंडिविजुअल भी है। हाँ, हाँ हाँ, नहीं मैं थोड़ा उस ये पे इंडिविजुअल रेस्पॉन्ड भी है, करना चाहूँ। लेकिन जी, जी मैं बेसिकली इस पे ये मेंशन करूंगा कि देखिए, रिसोर्सेज सपना देखना एक मुफ्त चीज है। मतलब आपको उसके लिए कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, आपको बस रिसोर्स एक ही चाहिए, वो है मेहनत और जिस फील्ड में जाना वो चीज। अब अगर रिसोर्सेज बदलते हैं, रिसोर्सेज बदल के आपको उसमें से ये देखना है कि मेरे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कौन से रिसोर्सेज और चाहिए। तो जब आपका सपना बड़ा होगा, रिसोर्सेज आप अरेंज करते जाएंगे जरूरत के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा ये पर्सनैलिटी वाला साइकोलॉजिकल सवाल था, साइको सोशल साइड से, जो मैं उस पे जवाब दिया मैंने। तो एक और सवाल है आशीष भाई, जी। ये कि इज कंपटीशन इन एजुकेशन इज इट गुड और बैड? देखिए, हम इसको कुछ डेफिनेशन नहीं देना चाहते, पर मैं चाहता हूं कि इसको हम लोग खुद तय करें कि हम सबको छोड़कर आगे जाकर अपना जश्न मनाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि सबके साथ आगे जाकर जश्न मनाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम इसको क्या टैग देना चाहें या क्या टाइटल देना चाहें। मुझे लगता है वी कैन डिसाइड, उमर। बिल्कुल। एक सवाल है कि व्हाट डू यू फील द मोस्ट एक्साइटिंग और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट वुड बी? मतलब आपके हिसाब से एक्साइटिंग और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा लगना चाहिए आपके हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से? जी। सो अगर मेरी बात हो तो मैं उसको अच्छा, एक्साइटिंग और पावरफुल लर्निंग एनवायरनमेंट और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कहना चाहूँगा, जहाँ पर जहाँ पर हमें सिखाने की कोशिश ना हो, बल्कि हम सीखना जो चाहते हैं उसको ईज़ी किया जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए। तो एक जब अगर 50 बच्चे स्कूल आते हैं अपने घर से, तो वो कम से कम 20 तरीके के अलग-अलग माहौल से आ रहे हैं, अलग-अलग तजुर्बों से आ रहे हैं। वो रास्ते में कोई कुछ देखता हुआ आ रहा है, किसी के घर में झगड़ा हो रहा था, तो उसके मन में क्या चल रहा है, वो समझकर उसको फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट में वो वही फिर से मैं अपनी बात दोहराना चाहूँगा, जहाँ पर सिखाने की कोशिश ना हो, बल्कि जो सीखने की कोशिश हो रही है, उसको फैसिलिटेट किया जाए। उमर। हेलो उमर, कैन यू हियर मी? आशीष जी, आपकी आवाज कट गई बीच में, आपको रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ अच्छा। हाँ, अभी वी आ कैन रही हियर क्या यू आवाज़? नाउ। आप लास्ट वाली लाइन हम मिस कर गए, आप रिपीट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। अभी आ रही। हाँ, हाँ। मैं बस वही कहना चाह रहा था कि एक इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में अपने तजुर्बे से ये कहना चाहूँगा, जहाँ पर कुछ सिखाने की कोशिश हो, इसके बजाय जो सीखने की कोशिश हो रही है, उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको थोड़ा आसान किया जाए, वो अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट होगा। बहुत ही अच्छा। बेसिकली एक अच्छा सवाल आया है अरमीना रियाज का, कि जी, बोलती है जब बच्चे बच्चे को पूछा जाता है आपने क्या सब्जेक्ट लिया, वो बोलते हैं हमने आर्ट्स लिया है। तो जी। वो लोग वो सुन के बड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखाते हैं, मायूसी दिखाते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम में इतना अंतर क्यों है कि मेडिकल और आर्ट्स वाले दो दो नजरिए से देखते हैं लोग उनको? जी। तो चूँकि हम लोग ऐसे एक इस तरीके के सोसाइटी में अभी तक रहते रहे हैं, हमेशा से ही तो नहीं थे, पर पिछले बहुत सारे सालों से ज़रूर हैं, कि जहाँ पर ऐसा करके देखा जाता है। हम लोग अगर अपने घर की भी बात करें, तो अगर 10th में अच्छे ग्रेड्स नहीं आते हैं, तो आगे साइंस के साथ पढ़ने के लिए लोग नहीं कहते हैं, या अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तो ज़रूर साइंस के साथ पढ़ने को कहते हैं। तो एक एक हमारा माइंडसेट बन गया है, हम कहीं न कहीं देख रहे हैं कि शायद ये ज़्यादा वैल्यूएबल है उससे।
तो हम अपने स्कूल के दिनों को भी याद करते हैं, तो शायद हम मैथ टीचर को ज़्यादा तवज्जो देते थे, बजाय किसी लैंग्वेज टीचर के या बजाय सोशल स्टडीज़ के टीचर्स के। तो वो मुझे लग रहा है कि शायद लोगों के सामने ऐसे एग्ज़ाम्पल्स कम दिखाई देते हैं कि जो मैथ से पढ़ा है, वो मैथ की प्रॉब्लम्स तो अच्छे से हैंडल कर पाता है, जब उनके सामने आती हैं। चाहे वो हिसाब करना हो, चाहे वो तमाम तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो उनको सॉल्व करना हो। बट जो आर्ट्स स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो होम साइंस हो, चाहे तो उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट शायद लोगों को उनकी रियल लाइफ में नहीं दिखता है, जिन्होंने वो सब्जेक्ट्स लेके पढ़ाई की है। इसलिए भी शायद थोड़ा-सा उसको लोग कम तवज्जो देकर देखते हैं। बट मुझे लगता है कि मतलब अगर हम कहना चाहें कि हम जिस तरफ निकलना चाहते हैं, जिस तरफ जाना चाहते हैं, उधर ही जाएँ, तो एक सोच ये जो है वो बदल सकती है कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, वो भी बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल सामने रख सकते हैं और हम लोगों को मिलकर इसको एडवोकेट करने की ज़रूरत भी है। उमर भाई। जी, 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 बिल्कुल। मैं भी यही चीज़ सबको बोलता रहता हूँ कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा, बेसिकली कुछ और भी सवाल है, मगर चूंकि हम सेशन का क्लोज में कंप्लीशन में आ रहे हैं, तो मैं सभी स्कॉलर से ये गुजारिश करूंगा कि आपके जितने भी सवाल है आप मुझे बाद में व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आशीष सर से उनका रिस्पांस लेंगे। और दूसरा चीज ये भी कि आज मैं सच बताना चाहूंगा कि बहुत सारी नई चीजें पता चल गई आपके एक्सपीरियंस से। और आने वाले टाइम में हम और सेशंस करेंगे ताकि बच्चों को और भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए एजुकेशन सेक्टर की, या अभी जो एजुकेशन पॉलिसीज है बाकी सब जगहों पे या कश्मीर में, तो उन चीजों के बारे में भी बात करेंगे आने वाले टाइम में। बट आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नॉलेजेबल सेशन रहा। और आप चैट बॉक्स देख सकते हैं, आपके बच्चों को कैसा फील हो रहा है, बच्चे अपनी फीलिंग लिख रहे हैं। आप चैट बॉक्स अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ आपके लिए मैसेजेस है, आप उनको अपनी तरफ से जो बोलना चाहें सेशन कंप्लीट करने से पहले तो आप बोल लीजिए लास्ट में। जी, 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 बिल्कुल उमर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने ऐसा मौका दिया कि इतने सारे एनर्जी वाले हमारे यंग साथियों के साथ मिलने का मौका मिला, उनके बारे में उनको सुनने का, उनके साथ बात करने का। और जो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए अच्छी चीज़ें हैं। मैं उनको बहुत अच्छा और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ अपने साथियों से कि हमारी लिमिट्स नहीं है कोई। तो हम जिनको देखकर जो जो सक्सेस नहीं हुए हैं, उनको देखकर हम अपनी जर्नी को नहीं रोकेंगे। हमें आगे बढ़ते रहना है और इस जहान में हमारे जैसा कोई नहीं आया अभी तक, इसलिए हम आए हैं। तो वो जो गैप था उसको पूरा करने हम आए हैं। तो वो क्या गैप है जिसको हम पूरा करने आए हैं, वो आइडेंटिफ़ाई करना है और उस गैप को भरना है। वही इस पूरे जिग्सा पज़ल में हमारा वाला पीस जो है वो कैसे ऐड करके उसको कंप्लीट करता है, वो आइडेंटिफ़ाई करके उस विज़न पे काम करना है। तो उस तरफ से आगे चलेंगे। और मैं बहुत पसंद करूँगा उमर, अगर आगे कभी आप सबके साथ बात करने का मौका मिलता है। थैंक्स अ नहीं, लॉट। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो शुरुआत थी, आज तो शुरुआत थी। और ऊपर से ये भी था ना कि आपको भी सवालों से पता चल गया होगा कि इनकी सोच कैसी है, किस तरीके से सोचते हैं, तो वो थोड़ा क्लैरिटी आई। तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट सेशन है वो थोड़ा और स्पेसिफिक तरीके से करेंगे इनके साथ। और जी, आज के लिए तो मैं सच बताऊं, मुझे बहुत मजा आया। और मुझे बहुत सारे स्कॉलर्स पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि सर हम इनके साथ और सेशन चाहते हैं। तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा हम सेशन के बाद कुछ दिनों में बात करेंगे, देखेंगे और फर्दर किस चीज पे आगे हम सेशन करेंगे। तो अभी तो बिगिन किया। और अच्छा, जी। कुछ स्कॉलर्स ये भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि उनको आपकी जो प्रेजेंटेशन थी क्या वो मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। मैं आपको उसको भेज दूँगा, अगर आप मेल आईडी दे दें, नहीं तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा। यू कैन शेयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मेल आईडी भेजता हूँ, फिर आप उस पे जी, भेज दीजिए, मैं सबके साथ शेयर करूंगा। तो आशीष जी, थैंक यू सो मच। और शॉर्ट नोटिस जी, पे आपने एग्री किया सेशन के लिए, बट बहुत बहुत ही खूबसूरत सेशन था। और आने वाले टाइम में मैं आपसे कुछ दिनों में फिर से बात करूंगा और फिर जी, देखते हैं कैसा रहेगा अगला वाला सेशन। जी, तो थैंक यू सो मच स्कॉलर्स, थैंक यू सो मच आशीष जी, एंड वी जी, विल सी यू सून। थैंक यू सो जी, मच। जी। शुक्रिया उमर, शुक्रिया। शुक्रिया सभी साथियों को।